हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते रहा। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से चल रही होगी। आप अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार शानदार और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, जो हमारी क्लास है एएलपी साइंस की शानदार जबरदस्त क्लास है। इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए। साथियों, इस क्लास में पहले हम एमसीक्यू बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस क्लास के लास्ट के अंत में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए जो क्लास है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। शानदार जबरदस्त तरीके से लगातार लगे रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित 4 ऊर्जा फसलों में से एक की खेती इथेनॉल के लिए की जाती है। जी हाँ साथियों, इनमें से कौन सी एक ऐसी फसल है जो एथेनॉल के लिए की जाती है? ऑप्शन ए है जेट्रोपा, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है पोंगामिया, ऑप्शन डी है सूरजमुखी। तो जैसा कि साथियों आपको मालूम है, जेट्रोपा जो है खेती, इसकी खेती एथेनॉल के लिए की जाती है। ध्यान रखिएगा, एथेनॉल के लिए की जाती है जेट्रोपा की खेती। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? जी हाँ साथियों, इनमें से कौन सी फसलें रेशा फसलें हैं? ठीक है, इनमें से कौन सी फसलें रेशा फसलें हैं? ऑप्शन ए है जूट, गन्ना, अलसी, ऑप्शन बी है कपास, मक्का, तंबाकू, ऑप्शन सी है कपास, सन, जूट, ऑप्शन डी है सन, कपास, मक्का। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कपास, सन और जूट। क्या हो जाएगा? कपास, सन और जूट जो होती हैं यह रेशा फसलें में आती है। ठीक है, ध्यान रहेगा, क्या ये रेशा फसलें में आती है? ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या। अगला प्रश्न क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जी हाँ साथियों, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन ए है कोशिका, ऑप्शन बी है अंग, ऑप्शन सी है ऊतक, ऑप्शन डी है नाभिक। तो साथियों जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका हो जाएगी, जीवन की मूलभूत इकाई। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या। अगला प्रश्न क्या है साथियों, कोशिका के बारे में। जी हाँ साथियों, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? इनमें से कौन सा कथन कोशिका के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए है कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, या ऑप्शन बी कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, या ऑप्शन सी प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, या ऑप्शन डी सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। तो साथियों कोशिका के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है, यह कथन सत्य नहीं है। बाकी कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्यों से संबंधित होती हैं। अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्यों के लिए बनी होती हैं और अलग अलग आकार की होती हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं और प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। लेकिन जो हमारा चौथा कथन है, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, यह कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग। जी हाँ साथियों, प्रश्न हमारा क्या पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो साथियों जो इनमें से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, चाहे वो पादप कोशिका हो चाहे वह जंतु कोशिका हो। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि कोशिका का जीवांत। जी हाँ साथियों, ये प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या लिखा है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं वह किससे बना होता है? ठीक है, प्रोटोप्लाज्म किससे बना होता है? आपके ऑप्शन है केवल कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी है केवल केंद्रक द्रव्य, या ऑप्शन सी है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, या ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिका। तो हमें ध्यान देना, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से मिलकर के जीव द्रव्य बना होता है। ठीक है, ध्यान देना है, हमारा जो जीव द्रव्य होता है जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं वह कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? जी हाँ साथियों, 80% से अधिक कोशिका में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 80% से अधिक कोशिका में जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? जी हाँ साथियों, इनमें से कौन सी ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें नाभिक नहीं होता है? ऑप्शन है मूलरूप कोशिका, ऑप्शन बी है लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन सी है
प्लेटलेट, ऑप्शन डी है मोनोसाइट। तो साथियों इनमें से कौन सी कोशिकाएं होती हैं जिनमें नाभिक नहीं होता है? तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, इनमें नाभिक नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? जी हाँ साथियों, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? ऑप्शन ए लाइसोसोम्स, ऑप्शन बी राइबोसोम्स, ऑप्शन सी है डिक्टोसोम्स, ऑप्शन डी है फेगोसोम्स। इनमें से कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो आत्मघाती बैग कहलाती हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम्स जो होती हैं वो आत्मघाती बैग कहलाती हैं। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न देते हैं निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? इनमें से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? ऑप्शन ए है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी है प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन सी है कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी है केंद्रक। तो साथियों इनमें से अर्धपारगम्य जो होता है वो कौन होता है? कोशिका झिल्ली होती है, वह एक अर्धपारगम्य झिल्ली के अंतर्गत आती है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी और ये जो प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए शानदार क्लास को शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए और बार बार इसको रिवीजन करने का प्रयास करिएगा। सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। याद नहीं करना, माइंड को ये नहीं बतलाना है कि हमें याद कर रहे हैं। जब आप पढ़ते रहेंगे इंटरेस्ट के साथ तो ऑटोमेटिक आपको जो चीज़ें आएंगी, ऑप्शन आएंगे, आप ऑटोमेटिक आपसे चीज़ें बनने लगेंगी। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? इनमें से कौन सा एक कोशिकांग है जिसको कोशिका का पावर प्लांट कहते हैं? ऑप्शन ए कल्जिका है, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है राइबोसोम, ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो साथ ही इनमें से कौन सा कोशिका का पावर प्लांट कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिका का पावर प्लांट कहलाता है। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, जी हाँ साथियों, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी है कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी है राइबोसोम, ऑप्शन डी है न्यूक्लियस। तो इनमें से कौन सा कोशिका का शक्ति स्रोत जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है? कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति स्रोत कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न साथियों, मानव शरीर में मौजूद, जी हाँ, प्रश्न हमारा क्या है कि मानव शरीर में, प्रश्न ये देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न लगा लेते हैं ये इस तरीके से कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? इनमें से कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए है लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन बी है यकृत कोशिका, ऑप्शन सी है मांसपेशी कोशिका, ऑप्शन डी है श्वेत रक्त कोशिका। तो साथियों इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता? तो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है और साथ में केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? इनमें से कौन सा कोशिका का नियंत्रक केंद्र है? ऑप्शन ए है केंद्रक, ऑप्शन बी है प्लाज्मा, ऑप्शन सी है लाइसोसोम, ऑप्शन डी है क्रोमोसोम। तो इनमें से कौन सा कोशिका का नियंत्रक केंद्र है? तो जो केंद्रक होता है वह कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहलाता है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या साथियों? निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका, इनमें से किसकी कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? ऑप्शन ए है बैक्टीरियम, ऑप्शन बी है ब्रेड मोल्ड, ऑप्शन सी है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी है वायरस। तो इनमें से किसकी कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो माइक्रो जो प्लाज्मा होती है उसकी जो कोशिका होती है वह सूक्ष्मतम जीवित कोशिका होती है। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण है, वन लाइनर क्वेश्चन फटाफट शानदार जबरदस्त तरीके से करते हैं। ठीक है, शानदार तरीके से चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं कि मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। जी हाँ साथियों, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो वह उंगली होती है। उंगली में सर्वाधिक हड्डियां मानव शरीर में पाई जाती हैं। ठीक है, भोजन पचाने में सहायक कौन होता है? तो एंजाइम जो होती हैं वो भोजन पचाने में सहायता करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एंजाइमों की रचना होती है। जी हाँ साथियों, एंजाइमों की किससे रचना होती है? तो एंजाइम जो होते हैं वो अमीनो अम्ल से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या अमीनो अम्ल से मिलकर के एंजाइम बने होते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
अगला प्रश्न साथियों, मानव शरीर, जी हाँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसकी वजह से? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। जी हाँ साथियों, घरों में जो विद्युत संयंत्र होते हैं वह जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में। लोहे में जंग लगना है एक, जी हाँ साथियों, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया का उदाहरण है। क्या ध्यान देना है? रासायनिक क्रिया का उदाहरण है। पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो धान की फसल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है साथियों? तो ध्यान देना है, उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन? फिर से उत्तर प्रदेश में यदि गेहूं का भी उत्पादन किया जाता है, साथ में उत्तर प्रदेश में गन्ने का भी उत्पादन किया जाता है। ठीक है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? जी हाँ साथियों, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे। कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न साथियों, अनुवांशिकी, क्या प्रश्न है? प्रश्न थोड़ा छोटा हो जा रहा है लेकिन पढ़ के बता देते हैं आपको कि अनुवांशिक यानी जेनेटिक प्लांट चॉइस संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो जेनेटिक प्लांट चॉइस के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? मटर के पौधे का चुनाव किया था। मेढक किस वर्ग का जंतु है साथियों? तो एम्फीबियन वर्ग का जंतु क्या कहलाता है? मेढक कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है, आधुनिक मानव को, जी हाँ, प्रश्न हमारा क्या है कि आधुनिक मानव को जंतुओं को किस वर्ग में रखा गया? आधुनिक जो मानव हैं उनके जंतुओं को किस वर्ग में रखा गया है? तो प्राइमेट्स वर्ग में रखा गया है। आधुनिक जो मानव हैं उनके जंतुओं के प्राइमेट्स वर्ग में रखा गया है। अगला प्रश्न क्या है, कोशिकाओं के समूह यानी ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं कोशिकाओं के समूह को। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? जी हाँ साथियों, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो घेंघा रोग उत्पन्न होता है मानव शरीर में आयोडीन की कमी से। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है साथियों? तो स्टेपिस जो होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान में पाई जाती है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। किसने की थी? फंक ने विटामिन की खोज की थी। अगला प्रश्न क्या है, जीनोम चित्रण का संबंध है? जी हाँ साथियों, जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? जीनोम चित्रण का संबंध है तो मस्तिष्क के चित्रण से। जी हाँ, मस्तिष्क के चित्रण से संबंधित है जीनोम चित्रण। अगला प्रश्न क्या है, एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? जी हाँ साथियों, एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध चेचक से। किससे? चेचक से है। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध चेचक से है। ठीक है, ये हो जाएंगे साथियों आज की क्लास के हमारे शानदार इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, इसी प्रकार से हमारी डेली क्लास सुबह 8 बजे आ जाती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा जिससे आपको फटाफट नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके, आप एक भी क्लास मिस ना कर सके। तो साथियों, यदि आज की हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। जय जय श्री राम।